अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 17 एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है जी। और आज इंशाल्लाह हम एस्टिमेशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज आपके सामने हैं ये क्यूएम की जो नई बुक है उससे प्रीवियस वाला ये वर्जन है, तो इसमें से मैक्सिमम तो एमसीक्यूज सेम है। हो सकता है एक आधा वेरी कर जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। नंबर 1 देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर 17 है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू से क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। हमें पता है स्टैटिस्टिक्स सैंपल को डिस्क्राइब करती है, पैरामीटर पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें पता है जो स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास होगी सैंपल। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक। सेकंड, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये जो मीन है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, ठीक है। ये कौन सा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। इसको हम ये भी कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है। क्लियर। अच्छा, 17.3 कह रहा है, इट इज कस्टमरी टू रेफर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं, हमें पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा से मैं मैच करता चलूँ। अच्छा, 17.4 में वो कह रहा है, इफ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने सारे पॉसिबल साइज ड्रॉ कराए फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन will be approximately normally distributed with a mean and standard deviation given by। कहता है इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। हमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला होता है कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू, ये मीन नहीं है, इसको असल में इस तरह होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था ऐसे, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, यानी कि इसको इस तरह होना चाहिए था कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये इक्वल होना चाहिए था यहाँ पे इस तरह करके मीन के, तो ये इक्वल होगा यहाँ पे इस तरह करके मीन के इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल हो गया। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा पता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n और कैपिटल N माइनस 1। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो यहाँ से ऑप्शन सी बनेगा, ठीक। आपको पता है सिग्मा है तो सिग्मा के लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा बल्कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखें ये एस है, तो यहाँ से ये गलत है, यहाँ से ये गलत है, तो इसमें सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ दिस नहीं कहेंगे, असल में यहाँ पे उसको पॉपुलेशन मीन लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मे बी जब वो एक्स बार लिख रहा है, एक्स बार के साथ वो लिखता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार, यानी कि एग्जामिनर जो है वो म्यू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को इक्वल करता है एक्स बार लिखता है यहाँ पे, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो मीन एक्स बार है वो उसको कहता है कि इसको हमने एक्स बार से डिनोट किया हुआ, यानी कि वो कह रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार, यानी कि एक्स बार जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन मीन है वो नॉर्मली, ठीक। अच्छा, इसके बाद 7.4 हो गया। उसके बाद देखें 7.5 आ गया। 7.5 में कह रहा है द क्वांटिटी कैपिटल N माइनस स्मॉल n और कैपिटल N माइनस 1। उसने कहा ये क्या है, हमने कहा ये तो FPC होता है, ये तो हमारे पास FPC होता है, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास FPC है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें। 17.6 को कह रहा है इफ पॉपुलेशन साइज इज इनफाइनाइट
अगर पॉपुलेशन साइज हमारे पास इन्फिनिट है या n इज लार्ज, n वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू स्मॉल n, द फाइनाइट पॉपुलेशन फैक्टर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। अगर हमारा कैपिटल N लार्ज है तो फाइनाइट पॉपुलेशन जो करेक्शन होता है ना, अगर n वेरी लार्ज है तो जो FPC होता है वो तकरीबन 1 के इक्वल आता है। ये कैसे आएगा, अभी इंशाल्लाह भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। 17.7 देखें, वो कहते हैं N10 है, N1000 है। देखें N काफ़ी लार्ज है ना। अब ज़रा कैलकुलेशन करना है, FPC की कैलकुलेशन करें ज़रा। तो FPC की भी ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। तो FPC दिखेगा, ये देखें फॉर्मूला होता है कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल N 1000, स्मॉल n 10, कैपिटल N 1000 माइनस 1 999, ठीक है। तो इस सब को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.9954। तो देखें 0.9954 नियर टू 1 है, ठीक है। इसलिए कहा था कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज इनफिनिट है या n लार्ज है तो FPC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। हमने कहा 0.9954, अगर इसको राउंडिंग करें 1 डेसिमल प्लेस पर तो 1 एग्जैक्टली आ जाता होता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 17.9 में कह रहा है, कहता है n जो है 40 है, कैपिटल N 10,000 है। आप देखें, सॉरी ये 7.8 रह गया। कहता है अगर n 2 है और कैपिटल N 5 है तो बताएं FPC क्या होगा। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने कहा कैपिटल N कितना है 5, स्मॉल n कितना 2, यहाँ से 5 माइनस 1, तो आंसर हमारे पास का आ जाएगा 0.866। 0.866 ये कहाँ लिखा हुआ C में, तो ऑप्शन C इज करेक्ट हो जाएगा। इसे 17.9 देखें। अब n जो है वो पहले 1000 था, अब n 10,000 तक पहुंच गया, ठीक है। तो देखते हैं अब आंसर क्या आएगा। जब n 10,000 तक पहुंच गया तो देखें हमारे पास फॉर्मूले में आ जाएगा कि 10,000 स्मॉल n इज 40 और 9,999, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.998। तो देखें कितना आंसर 1 के करीब आ गया, 0.998। तो देखें 0.998, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सी वो कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे, ठीक। अच्छा 17.10 देखते हैं। कहता है कि कैपिटल N 4 है, स्मॉल n 2 है, मीन 5.25 है, वेरिएंस 2.1875 है। कहता फाइंड द वैल्यू, मुझे वैल्यू फाइंड कर दो। उसने कहा इसकी, उसने कहा मुझे वैल्यू फाइंड कर दो, इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, यानी कि पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की वैल्यू फाइंड कर दो, ये वैल्यू फाइंड कर दो। हमने कहा अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो बड़ा आसान है। ये देखें हमें पता है ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो उसने कहा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड कर दे। हमने कहा ये वही होगा जो पॉपुलेशन मीन है। तो देखिए पॉपुलेशन मीन का क्वेश्चन में गिवन है, वही देखिए ये। तब मुझे पता चल गया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 5.25 है। तो 5.25 देखें कहाँ आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। तो फर्दर मुझे नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे फाइंड करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ या विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इस केस में, ये वाहिद ऐसा क्वेश्चन है जिसको साइलेंट के केस में मैं विद रिप्लेसमेंट के साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड एरर विद रिप्लेसमेंट के साथ होता है। अगर वो विदाउट के साथ कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो उसको ये वर्ड विदाउट लिखना पड़ेगा। अगर ये विदाउट का वर्ड ना लिखता तो सिंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं विद रिप्लेसमेंट के साथ करता, अगर ये विदाउट का लफ्ज़ ना लिखा होता।
तो अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला कुछ ही होता है सिग्मा वर अंडर रूट एन। इस सिग्मा वर अंडर रूट एन फार्मूला होता है विद रिप्लेसमेंट के साथ, क्योंकि मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला अप्लाई करना है तो साथ एफ पी सी भी आएगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, कैपिटल एन माइनस 1। ठीक है जी। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा मेरे पास नहीं है, उसने वेरिएंस दिया हुआ है। अगर उसने वेरिएंस दिया तो कोई मसला नहीं, सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे वेरिएंस दिया तो इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो सिग्मा आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1875। दैट इज वेरिएंस। मुझे तो सिग्मा चाहिए ना, तो क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, कैपिटल स्मॉल एन। तो एन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज कैपिटल एन 4 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 1। ठीक है, इन सब को कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.8539। ये कहाँ लिखा हुआ है 0.8539, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये ज़रा आसान सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है 7.11 भी सेम है, सेम कैलकुलेशन है, लेकिन वो करवा रहा है हमें अब विद रिप्लेसमेंट के साथ। उसने कहा कि मुझे विद रिप्लेसमेंट के साथ कर दो। हमने कहा ये सैंपल मीन जो है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, वो तो इसके इक्वल आ गया। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन विद रिप्लेसमेंट। जब विद रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो फिर ये एफपीसी नहीं आता, यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। सिंपल इसको ही मैं कैलकुलेट कर लूँगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि मेरा आंसर होगा 2.1875 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 7.11 का 1.0458। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये अल्फा में लिखा हुआ है। तो 5.25 तो यही आ गया हमारा। ठीक है, यही आ गया हमारा। और 1.0458 ये ऑप्शन बी, सॉरी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये गलत है। 1.0458 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ऑप्शन बी कैलकुलेट कर लेना है, आसान सही है। 17.12 देखते हैं। 17.12 में कह रहा है फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, कहता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 5.6 है। कहता है सैम्पलिंग वर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, कहता है सैम्पलिंग हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ ड्रॉ किया। हाउ मेनी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कहता है स्टैंडर्ड एरर कितना होगा जबकि सैम्पल साइज इंक्रीज हुआ 64 से 196। हमें पता है जब सैम्पल साइज ना इंक्रीज होता है स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड एरर कितने से रिड्यूस होगा अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो स्टैंडर्ड एरर हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड एरर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और जो होता है विद रिप्लेसमेंट के साथ फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन होता है हमारे पास। ठीक है, तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है। तो सिग्मा कितना, उसने कहा कि सिग्मा हमारे पास है 5.6 है, तो सिग्मा 5.6 है, तो 5.6 आ गया मेरे पास 5.6। और सैंपल कितना था, उसने कहा सैंपल पहले 64 है, तो अंडर रूट 64। ठीक है जी, तो इसका आंसर देखना है। फिर 5.6 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 60 से सैंपल हो गया 196, तो अंडर रूट 196। तो 5.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 60 हमारे पास आंसर आ गया 0.7। ठीक, 0.7। और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 5.6 डिवाइड बाई अंडर रूट 196, आंसर आ गया 0.4।
यानी कि ये बनता है 70% और ये बनता है 40%। तो देखें सैंपल जो है जब 60 से 196 जब सैंपल इंक्रीज हुआ तो स्टैंडर्ड एरर देखें रिड्यूस हो गया 70% से 40% पर स्टैंडर्ड एरर आ गया। ठीक, तो हम कहेंगे जो स्टैंडर्ड एरर रिड्यूस हुआ कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0.7 से 0.4 तक। तो राइट आंसर इज अल्फा 0.7 टू 0.4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज, 100% सेम एज इट इज क्वेश्चन है। उसने कहा सब कुछ सेम है लेकिन उसने सैंपल चेंज कर दिया। उसने कहा कि अब की बार ना सैंपल साइज डिक्रीज हो गया 784 से 49। हमें पता है जब सैंपल साइज डिक्रीज हुआ तो एरर ने इंक्रीज हो जाना है। ठीक है, तो एरर को इंक्रीज करते हैं 784 से और 49 से। ठीक है, तो 784, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 784। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर बाकी सारा सेम है। ठीक है, सारा क्वेश्चन सेम है। अच्छा जी, हमने एरर में लिख दिया 784, यहाँ पर आ जाएगा 784 और सेकंड है एरर 784 से कितना रह गया 49 रह गया। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही 784 से सैंपल रिड्यूस होकर 49 रह गया, जब n रिड्यूस हुआ स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज हुआ। स्टैंडर्ड एरर कहाँ से इंक्रीज हुआ, इसका आंसर आ गया 0.2 और इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.8। तो देखें जैसे सैंपल साइज रिड्यूस हुआ स्टैंडर्ड एरर 0.2 से 0.8 आ गया। तो राइट ऑप्शन कौन सी बनी हमारे पास, राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी बनी। 0.2 से 0.8 तक हमारा एरर इंक्रीज करेगा, क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन सैंपल साइज। ठीक, इसके बाद 17.14 है। 17.14 में कहता है इफ द रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट, कहता है x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनके ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन ये है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y ये है, जबकि वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई और यहाँ से वेरिएंस ऑफ हमारे पास y है। यहाँ से थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ज़रा सा सही करना है ज़रा। ये कुछ ये है, ये वेरिएंस ऑफ जो है ना ये वेरिएंस ऑफ x है, x माइनस वाई नहीं है। ठीक है, ये वेरिएंस ऑफ x और ये वेरिएंस ऑफ y। अब ठीक है, कहता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों की डिफरेंस की, x माइनस वाई के जो डिफरेंस है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई का मीन माइनस मीन ऑफ x माइनस मीन ऑफ y। कहता है इनका वेरिएंस क्या होगा। याद रखिएगा ये एस्टिमेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। तो डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था ना एस्टिमेशन में, हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया, हमने एक पॉपुलेशन मीन सॉल्व किया, एक डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन सॉल्व किया। तो डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या था, मैं लिख देता हूं, वो ये था x बार 1 माइनस x बार 2 ऐसे माइनस मीन 1 माइनस मीन 2। ठीक, उसके बाद स्क्वायर रूट वेरिएंस n1 प्लस सिग्मा 2 ओवर n2। यही फॉर्मूला लिखा था ना हमने, देखें ज़रा मैच करें, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से फॉर्मूले को गौर से देखें और देखें डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या है, मीन 1 माइनस मीन 2, यानी कि जब डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन करते हैं तो माइनस के साथ आता है, जाके जो कि उसने भी लिखा हुआ है, देखें मीन 1 माइनस मीन 2, x का मीन माइनस y का मीन। तो देखिए मैंने भी ऐसे लिखा हुआ, ये 1 को x का लें, 2 को y का लें। जबकि वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस में वेरिएंस ऑफ 1 प्लस वेरिएंस ऑफ 2, वेरिएंस ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनती है, ये बी। जो डिफरेंस ऑफ वेरिएंस है ना वो प्लस के साथ, देखें जो डिफरेंस ऑफ वेरिएंस है, देखें वेरिएंस 1 का स्क्वायर प्लस वेरिएंस 2 का स्क्वायर, तो जो डिफरेंस ऑफ वेरिएंस है वो प्लस के साथ होता है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी 7.15
7.15 में पता है, कहता है अ सैम्पलिंग प्रोसेस दैट सिलेक्ट एवरी kth एलिमेंट, जो कि kth एलिमेंट सिलेक्ट करता है इन द पॉपुलेशन फॉर द सैंपल विद इन द स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमिन, स्टार्टिंग पॉइंट खुद से डिटरमिन करता है एट रैंडम फॉर्म, और रैंडम फॉर्म से द फर्स्ट k एलिमेंट इज नोन एज, कहता है जो फर्स्ट kth एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा, हमने कहा सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम kth एलिमेंट फाइंड करते हैं, यानी कि 10th एलिमेंट, हमने कहा फिर 1 से लेकर 10 तक स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी अज्यूम कर लो, 4 कह लो, उसके बाद हम हर फर्स्ट kth एलिमेंट लेते हैं, पहला 4th लिया, फिर 14, फिर 24, इस तरह। 16 में कह रहा है अ सैम्पलिंग प्रोसेस दैट सिलेक्ट सिंपल रैंडम सैंपल, कहता है कि मैंने सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्ट करना है फ्रॉम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जो कि कॉमन नहीं होते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन नॉट कॉमन, ऐसे ही होते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन नॉट कॉमन। अगर ये कॉमन नहीं होते, अगर ये कॉमन नहीं होते तो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट को मैं हेट्रोजीनियस कह सकता हूं, तो हेट्रोजीनियस होते हैं। यानी कि ऐसा सैम्पलिंग प्रोसेस जब हम सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं किसी हेट्रोजीनियस यानी कि स्ट्रेटा में से, सब पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन में से हम जब सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, उस तरह की सैम्पलिंग में क्या कहते हैं, हमने कहा इसको हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या किया था, हमने कहा हमने एक क्या किया, ये एक स्ट्रेटा सिलेक्ट कर लिया। जब हमने स्ट्रेटा सिलेक्ट कर लिया, इसमें से हमने ये डिफरेंट सब पॉपुलेशन लिए थे ना, डिफरेंट सब पॉपुलेशन। फिर उस डिफरेंट, ये देखें ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये डिफरेंट हो गया। सब पॉपुलेशन मीन हमने पॉपुलेशन में से ये सब पॉपुलेशन 4 ले ली, उसमें से भी हमने सिंपल रैंडम सैंपल किया था हर एक में से। तो ये कौन सी सैंपलिंग थी, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग थी। ठीक, 17.17 वो कह रहा है अ सैम्पलिंग प्रोसेस विच सिलेक्ट सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन विद इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अगर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, इक्वल चांस को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट हमारा एमसीक्यूज है। कह रहा है कि मीन 1 5 है, वेरिएंस 1 8/3 है, मीन 2 3/2 है, वेरिएंस 2 9/4 है। कहता है 2 डिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स x1 x2, कहता है x1 और x2 दो नॉर्मल वेरिएट्स हैं। कहता है फाइंड डिफरेंस ऑफ टू मीन और वेरिएंस ऑफ टू मीन। डिफरेंस ऑफ और वेरिएंस ऑफ टू मीन, हमने कहा कि जो मीन का डिफरेंस है वो हमारे पास ये होता है, पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस ये होता है माइनस, ये हमारे पास इक्वल होता है मीन 1 माइनस मीन 2 के। ठीक है, और जो वेरिएंस का डिफरेंस होता है, वेरिएंस का डिफरेंस होता है x1 माइनस x2 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। ठीक है जी, अच्छा जी, मीन 1 कितना है, मीन 1 5 है, और मीन 2 कितना है 3/2 है, 3/2। तो 5 माइनस 3/2 किया तो आंसर आ गया हमारे पास 7/2। तो ये तो आ गया मेरे पास 7/2। तो 7/2 का है, बी में है और सी में, यहाँ बी और सी में से कोई एक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं वेरिएंस ऑफ x1। तो वेरिएंस ऑफ x1 कितना है 8/3, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 8/3। वेरिएंस ऑफ x2 कितना है 9/4, यहाँ पर आ गया मेरे पास 9/4। दोनों को जमा किया, आंसर आ गया 59/12। तो ये वेरिएंस का आंसर आ गया, ये डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये कहाँ पे आंसर आया 7/2 59/12, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 के एमसीक्यूज हमारे डिस्कशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 18। ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है, और चैप्टर नंबर 18 जो है ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। अब ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या, याद है कि हमने चैप्टर 17 में सैम्पलिंग से स्टार्ट किया। हमने क्या, सबसे पहले हम ना जब पॉपुलेशन मीन को के बारे में डिसीजन देते हैं तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, और सैम्पलिंग के प्रोसीजर सीखे। सैम्पलिंग करने के बाद हमने कहा जो सैंपल का आंसर होगा
वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करता, हम इसके ऊपर एस्टिमेशन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। तो हमने क्या किया, सैंपल से कैलकुलेशन हासिल की और अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया। हमने कहा अगर सैंपल का आंसर 4 है तो पॉपुलेशन, अगर सैंपल मीन का आंसर 4 है तो पॉपुलेशन मीन का आंसर क्या होगा। तो हमने एस्टिमेशन, वो भी इंटरवल वाली बेस्ट होती है, पॉइंट वाली बेस्ट नहीं, एक्यूरेट नहीं होती। हमने इंटरवल एस्टिमेशन से कहा, हमने कहा हो सकता है 3.4 से लेके 5.5 तक हो। हमने किसको एस्टिमेट किया, पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया। अब एस्टिमेशन हो गई। अब जब एस्टिमेशन हो जाती है ना, हम फर्दर कंफर्मेशन लेते हैं, हमने कहा ठीक है अब एस्टिमेशन हो गई, अब हम फाइनल क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन को, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ मीन को, पॉपुलेशन पैरामीटर को, पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ पैरामीटर को हम फाइनल टेस्ट करेंगे। वो फाइनल टेस्ट का मकसद क्या है, हम ये देखना चाहते हैं क्या जो मैंने एस्टिमेशन में सैम्पलिंग के बिहाफ पर पॉपुलेशन को जो एस्टिमेट किया, क्या ये सही भी एस्टिमेट था या नहीं था। मान लें हमने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग स्मोकिंग करते हैं। हमने 200 बंदों का सैंपल लिया और हमने उनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया और हमने कहा कि 200 लोगों में से तकरीबन 70 पीपल ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, मान लें गोल्ड लीफ, यानी कि 200 पीपल में से 70% लोग ऐसे हैं जो गोल्ड लीफ का सिगरेट को प्रेफर करते हैं। अब ये सैंपल था, इसके ऊपर जब हमने पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया तो हमने कहा 70 नहीं, हमने कहा 65 से लेके 75 के दरमियान टोटल पॉपुलेशन जो है वो गोल्ड लीफ के सिगरेट को प्रेफर करती है। हमने कहा ये जो आपने हमें एक अंदाज़ा दिया है, आप ये कह रहे हो कि सैंपल असल में ये था कि सैंपल मीन ये था कि 75 पीपल प्रेफर करते हैं गोल्ड लीफ। हमने कहा मुझे ये ना, हमें पॉपुलेशन की मीन के बारे में था, तो उसने कहा पॉपुलेशन मीन ये है कि 65 से लेके 85 तक, ठीक है। तो 65 से 85 के दरमियान पॉपुलेशन मीन है। हमने कहा ये जो तुमने हमें एस्टिमेशन दी है 65 से लेके 85 तक, इसके ऊपर आप कितने कॉन्फिडेंट हो। हमने कहा हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की या पूरे लाहौर की, वह 65 से लेके 85% गोल्ड लीफ को प्रेफर करते हैं। अब हम फर्दर कंफर्मेशन के लिए इसके ऊपर हाइपोथेसिस अप्लाई करने वाले हैं। अब ये जो हमने इंटरवल लिया ना, ये इंटरवल में हमने कहा हमारी सच्चाई कितनी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या, अब कितने पर से कॉन्फिडेंट हो कि पूरे पॉपुलेशन इसके दरमियान में आएगी। हमने कहा 95% कॉन्फिडेंट हैं। हमने कहा अब इसके ऊपर फाइनल टेस्ट लगाएंगे, आया जो आपने 95% का इंटरवल दिया है ये सही दिया है या गलत दिया है। तो दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के रूल क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहता है मेकिंग डिसीजन अबाउट एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट दैट पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द सैंपल दैट कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कहता है ये जो अभी हमने कहा कि जो सैंपल जो है वो हमारे पास 75 लोग पीपल हैं जो कि प्रेफर करते हैं गोल्ड लीफ को। हमने कहा पॉपुलेशन का आंसर क्या है, तो हमने कहा 65 से लेके 85 के दरमियान। हम 65 से 85 वाली बात को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। 65 से लेके 85 ये कैलकुलेशन कैसे आई, ये पॉपुलेशन पैरामीटर कैसे आया, हमने ये जो एविडेंस इकट्ठा किया 65 से लेके 85 तक, वो हमने सैंपल डाटा से इकट्ठा किया। कहते हैं वो कहता है ये 65 से 85 तक जो आपने सैंपल की बेस के ऊपर ये जो कैलकुलेशन की है, ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर लिखा है, इसको एक्सेप्ट करना और इसको रिजेक्ट करना। आपने कहा कि आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि 65 से लेकर 85 के दरमियान पॉपुलेशन मीन आएगा। ये आपकी बात एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है।
इस आपकी कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का नाम हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का बहुत मेन एरिया है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का डिसीजन मेकिंग। अब हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हाँ आपने कहा कि 95% कॉन्फिडेंट हो, तो हम चेक करेंगे क्या वाकई 65 से 85 के दरमियान ये पॉपुलेशन आ रहा है या पॉपुलेशन मीन इससे बाहर या इससे कम आ रहा है। ठीक, टेस्टिंग हाइपोथेसिस में दो तरह के हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। दो तरह के हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस, एक को कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट किया जाता है। इज अ हाइपोथेसिस दैट इज टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। याद रखना द वेरी कीमती बात इज नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है हमेशा रिजेक्शन के लिए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ना ये एस्टिमेशन होती है। हमने इस एस्टिमेशन को गलत साबित करना होता है। हमने कहा नहीं आप सही नहीं कह रहे हो, हम आपको टेस्ट करेंगे, तो ना कर लो। ठीक है, ये वही वाली बात है कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले किसी दुकान पर गए, उन्होंने कहा भाई आपका ये जो गोश्त आप यूज़ करते हो ना, ये गोश्त सही नहीं है, एक्सपायर हो गया। उसने कहा नहीं एक्सपायर हुआ, गोश्त वाले ने कहा नहीं एक्सपायर हुआ। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा आप कितने % कॉन्फिडेंट है कि आपका गोश्त सही है? उसने कहा हम 90% कॉन्फिडेंट है हमारा गोश्त सही है। उसने कहा ले भाई हम करते हैं हम टेस्ट, अगर टेस्ट तो सही आ गया इट्स मीन आप सही हो, अगर टेस्ट गलत आ गया इट्स मीन हम सही हैं। इसका मतलब मैं टेस्ट क्यों कर रहा हूं? पंजाब फूड अथॉरिटी वाले उस गोश्त को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि गलत साबित करें ना उस गोश्त वाले को। तो याद रखना नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, उसको हमेशा रिजेक्ट करने के लिए। ठीक, अगर वो ये कहेगा कि मेरा फूड जो मान लें जो मेरे फूड की क्वालिटी है वो A+ है, अगर वो मीट वाला कहता है तो हमारा दावा क्या होगा? वो A+ नहीं है। मतलब वो जो बात कर रहा होगा हमने उसकी हमेशा नफी करनी है। वो कह रहा होगा मेरी प्रोडक्ट ठीक है, हमने कहना नहीं है। वो कहेगा मेरी प्रोडक्ट एक्सेप्ट है, हमने कहना नहीं रिजेक्ट है। तो याद रखना H0 हमेशा रिजेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक, अंडर द अजम्पशन इट इज ट्रू, जबकि वो बंदा कह रहा होता है भाई मैं तो सच्चा हूं, हमने उसको झूठा साबित करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस ने कहा हमने एक कॉलेज के स्टूडेंट की एवरेज हाइट की, तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की हाइट कितनी है? 65 इंचेस हैं। दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट ये कह लें कि नल हाइपोथेसिस कह लें मीट वाला है या मिल्क वाला, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पंजाब फूड अथॉरिटी है, PFA या। तो PFA ने हमेशा इस दुकानदार को झूठा साबित करना है, यानी कि दूध वाले को कहा, दूध वाले ने कहा मेरा दूध सही है, मतलब मैं पूरा जो है 1000 ml का 1 लीटर देता हूँ। तो हमने कहा नहीं ये जो आप यूज़ करती हो ना डब्बा, ये डब्बा पूरा 1000 लीटर का नहीं, हमें शक है। मतलब ये डब्बा जो है एक्चुअल जो है 900 ml का, आप 900 ml का देते हो, लेकिन गाह को ये कहते भाई आपको पूरा 1 लीटर दूध दिया। उसने कहा नहीं ये तो बिल्कुल 1000 ml का ही है। हमने कहा चेक करते हैं आ जाओ। ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ना हमेशा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट बात करनी होती है, बस ये बात याद रखना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या? अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का हमेशा उलट होगा। ठीक है, डिनोटेड बाय H1 या HA, इसको H1 या HA से डिनोट किया जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इट इज रिजेक्टेड व्हेन H0 इज एक्सेप्ट। ऑब्वियस बात है जब H0 एक्सेप्ट होगा तो H1 रिजेक्ट हो जाएगा, और जब H0 रिजेक्ट होगा इट्स मीन H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा वर्ड ऑपोजिट के तौर पर बात कर रहे होते हैं। अगर ये दिन होगा तो अल्टरनेट कहेगा भाई दिन नहीं है रात है। अगर ये कहेगा गुड है तो अल्टरनेट कहेगा नहीं भाई गुड नहीं है तो बैड है। अगर ये कहेगा फॉल्स है गलत है तो ये नहीं गलत नहीं है ट्रू है।
तो ये हमेशा दोनों ऑपोजिट चल रहे होंगे। जैसे कि नल हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि कॉलेज में जितने स्टूडेंट है सबकी हाइट कितनी है, 65 इंच है। अब H1 कहेगा 65 इंच नहीं है, ये क्या कहेगा, वो कह रहा है भाई नहीं नहीं 65 इंच कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, या ग्रेटर देन 65 होगी या लेस देन 65 होगी। तो याद रखिएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है, और इन दोनों में से जो सबसे कीमती है ना, वो सबसे कीमती ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स जो हैं ये आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखने हैं। एग्जाम के कैलकुलेशन में आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर फड़का देना है, ठीक है। कोई इतने स्टेप्स कोई तो तरतीब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इसलिए मैं सारी तरतीब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन तो नया सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बेस बना दूंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा। जब कंसेप्ट समझ जाएंगे इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। इसके क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन तो देखना मैंने लम्हों में सॉल्व कर देना, बस इसकी बेस बनाने में ही थोड़ी सी एफर्ट लगनी है बस, ठीक है। और जिसको इंटरवल एस्टिमेशन आती है, बिल्कुल हाइपोथेसिस, बिल्कुल देखें ना, इंटरवल एस्टिमेशन को टेस्ट करना हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में जो फार्मूलाज यूज हुए एग्जैक्टली डिटो कॉपी फार्मूलाज हाइपोथेसिस में यूज होने हैं, पर थोड़े से ट्विस्ट के साथ, ठीक। अच्छा जी, अब हम टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। कहता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको 6 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, 6 स्टेप में सारा टेस्ट कंप्लीट होगा। स्टेप नंबर 1, फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट नल हाइपोथेसिस। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में से अपना नल हाइपोथेसिस ढूंढना है। नल हाइपोथेसिस क्या है, यानी कि H0 क्या है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ढूंढना है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं या किसी किताबों में HA से भी डिनोट करती है, मर्जी होती है। क्लियर। सबसे पहले आपने करना है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने में सबसे पहले आपने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस लिखना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, वो राज की बात यह है कि आपने इसके ऊपर फोकस करना होता है। ये ना लिखें गुजारा चल जाता है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। जिसने सही बनाया क्वेश्चन सही, जिसका ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत, क्वेश्चन गलत। क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखूंगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको होता है रिस्क लेवल होता है, यानी कि रिवर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, यानी कि हमने कहा लेवल ऑफ रिस्क कितना है, आपको पता है ये कॉन्फिडेंस लेवल का रिवर्स होता है। तो हमने कहा रिस्क लेवल 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 1% भी, 1% भी हो सकता है। वाला ये आपको पता है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। ये जो रिस्क लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको पता है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। एक और राज की बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 5% यूज करता हूं मैं, हमेशा 5% यूज करता हूं। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड। हमने कौन सा टेस्ट लगाना, हमें पता है हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक जी टेस्ट और एक टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगना है, हमने कहा बड़ा आसान, जब हमारे पास सिग्मा अननोन हुआ, n लेस देन 30 हुआ, टी टेस्ट, इसके अलावा जी टेस्ट यूज करूंगा। सिग्मा नोन है, सिग्मा गिवन है, कौन से वाला, सिग्मा मीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये गिवन है कौन सा टेस्ट लगेगा, जी टेस्ट। सिग्मा अननोन है, अब कौन सा टेस्ट लगेगा, अगर मैं आपसे सिर्फ एक लाइन बोलूं कि सिग्मा अननोन है, बताओ जी लगेगा या टी लगेगा, और अगर सर इसका डिसीजन तो एन करेगा, इसका डिसीजन तो एन करेगा, अगर एन 30 से ग्रेटर जी, एन लेस देन 30 सर अब टी लग जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाएंगे कैसे, बाय ड्राइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वाली ऐसे वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कर्व बनाकर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाऊंगा। फिर क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये जी टेस्ट और टी टेस्ट से कैलकुलेशन करूंगा। फिर लास्ट में एक डिसीजन करूंगा, रिजेक्ट H0
एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर जो वैल्यूज हैं वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, मैं एच नॉट को रिजेक्ट कर दूंगा अगर वैल्यूज मेरे रिजेक्शन रीजन में जाएंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट मीन जब मैं एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करूंगा। ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन में कैसे फॉल करते हैं ये इंशाल्लाह क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको। ठीक, अच्छा जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस हाइपोथेसिस की है वो क्या था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके ऊपर आप बात करते हैं और ये बहुत कीमती है। नल हाइपोथेसिस कीमती नहीं है इतना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कीमती है। कीमती क्यों है अभी बताता हूँ। देखें, याद रखना, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ना, ये वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ये डिसाइड करता है कि वन टेल टेस्ट लगना है या टू टेल टेस्ट लगना है, ये डिसाइड करेगा। वन टेल या टू टेल लगेगा। आपको पता है टू टेल के लिए वैल्यूज अलग होती हैं, वन टेल के लिए वैल्यूज अलग होती हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि वन टेल या टू टेल। बड़ा आसान सा फॉर्मूला इसका, वो आसान सा फॉर्मूला ये है, वन टेल टेस्ट लगना है या टू टेल टेस्ट लगना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड करेगा। देखें, अगर H1 नॉट इक्वल है, यानी कि H1 जो है, जो हमारा H1 है वो मीन जो है वो नॉट इक्वल टू, उसने कहा 50 स्टूडेंट, यानी कि हाइट कितनी थी 75 इंच मान लें, उसने कहा जो मीन है वो नॉट इक्वल टू 75 है। अगर H1 जो होगा, H1 जो हमारे पास होगा वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मीन टू टेल, नॉट इक्वल मीन टू टेल, और टू टेल का मतलब ये वाला, ये वन टेल और ये टू टेल। ये कब होगा, जब ये नॉट इक्वल होगा। जब भी H1 नॉट इक्वल होगा, आगे वैल्यू 75 हो 50 हो 20, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। H1 नॉट इक्वल है तो टू टेल लगना है, ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं सर वन टेल कब लगना है, टू टेल कब लगना है। मुझसे दोबारा पूछी तो बहुत मार खाने वाले हो आप। ठीक है, खैर पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर H1 नॉट इक्वल है टू टेल, और अगर H1 ग्रेटर देन हुआ या H1 लेस देन हुआ, इन दोनों केस में वन टेल टेस्ट लगता है। इन दोनों केस में वन टेल टेस्ट यूज होता है। और वन टेल में मीन ग्रेटर के लिए आपको पता है वन टेल यहां बनती है, ग्रेटर के लिए वन टेल यहां बनती है, और लेस के लिए आपको पता है ये ग्रेटर के लिए वन टेल, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए डायग्राम बनेगी आपकी, और लेस के लिए वाली डायग्राम आपकी बनेगी, ये ऐसी वाली डायग्राम बनेगी। ये वन टेल में देखें सिर्फ एक टेल, ये वन टेल है, ये वन टेल में लेस देन का एरिया आ रहा होता है और ग्रेटर देन में ये वाला एरिया आ रहा होता है। और यहाँ से क्योंकि नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल में लेस देन भी आएगा और ये वाला भी आएगा, ये नॉट इक्वल है। अच्छा, अब बताऊं आपको कि पॉसिबल रिजेक्शन वाला एरिया कौन सा है। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया जिसको मैंने ये किया, ये रिजेक्शन रीजन है। अगर हमारा H0 इधर आ गया तो H0 रिजेक्ट होगा, अगर H0 इधर आ गया रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर H0 इधर आएगा तो H0 एक्सेप्ट होगा। यानी कि अगर रिजेक्शन रीजन में H0 होगा तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। H0 रिजेक्ट हो रहा है, इट्स मीन H1 एक्सेप्ट हो रहा है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर वन टेल में रिजेक्शन कब होगा, जब H0 जो है वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा। ठीक, अगर H0 रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो H0 रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट कौन हो रहा होगा, फिर H1 हो रहा होगा। और यहाँ पर रिजेक्शन रीजन कौन सा है, ये वाला मेरा रिजेक्शन रीजन है। और अगर H0 इधर आ गया तो H0 रिजेक्ट, और अगर H0 इधर आ गया तो H0 इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी।
अब एक और राज की बात बताता हूँ जो कि बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो बात मैं पहले ही सिखा दूंगा, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप उनमें कंफ्यूज नहीं होगे। समटाइम ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम में H1 को ढूंढना और H0 को ढूंढना, कि हम स्टेटमेंट को पढ़ें, आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द H0 एंड H1। आपको पता नहीं चलेगा कि सर H1 क्या है, H0 क्या है, और जब तक H1 नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो H1 को सही करने के लिए आपको एक रूल सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ, बड़ा आसान सा। ये देखिए, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में H0 की बात हो रही है या H1 की बात हो रही है। बड़ा आसान, बस इन लफ्जों पे गौर कर लेना जो मैं अभी लफ्ज लिखने वाला। उसने कहा नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दो चीजों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस मीन सेम है, इट्स मीन H0 की बात आ रही है। नो डिफरेंस का मतलब सेम होता है, तो इसका मतलब अगर लिखा हुआ है डिफरेंट, तो डिफरेंट का मतलब होता है नॉट इक्वल। नो डिफरेंस और सेम का मतलब होता है इक्वल। तो याद रखनी कीमती बात, इक्वालिटी हमेशा नल हाइपोथेसिस के साथ आएगी। इक्वालिटी ऑलवेज, इक्वालिटी ऑलवेज एग्जिस्ट विद H0। इक्वालिटी हमेशा H0 के साथ आएगी। ये बात को गोल्डन रूल समझ लें, इसको कोई 10 स्टार लगा लें, कोई स्टार लगा लें, इसको ये भूल जानी है। इक्वालिटी की बात आ रही है तो H0। फिर उसने कहा कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि हाइट जो है इक्वल है 65 के। अगर ये इक्वल होगा तो H1 क्या होगा, नॉट इक्वल। ये क्या हो गया, इक्वल, और ये हो गया नॉट इक्वल। क्लियर। फिर उसने कहा, H0 ने कहा हाइट जो है, मान लो कोई वैल्यू रख लेता हूँ, एटलीस्ट 60 रख लेते हैं, 60। उसने कहा नहीं 60 के इक्वल नहीं, उसने कहा 60 के इक्वल नहीं। फिर उसने कहा एटलीस्ट 60। आपको पता है एटलीस्ट का मतलब होता है 60 या 60 से ज्यादा, तो एटलीस्ट के साथ ये आता है 60 या 60। देखो इक्वलिटी का साइन आ गया। अगर ये कह रहा है एटलीस्ट इक्वल एंड ग्रेटर, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा ग्रेटर नहीं, ये कहेगा लेस देन 60, और लेस देन 60 मीन ये कहेगा लेस देन। इसका मतलब अगर लेस देन का वर्ड आ गया, फीवर देन का वर्ड आ गया, तो H1 की बात आ रही है। एटलीस्ट का वर्ड आ गया तो H0 की बात आ रही है। इस तरह अगर एटमोस्ट का मतलब होता है 60 या 60 से कम, तो ये एटमोस्ट कह रहा है, तो ये लेस कह रहा है, ये कहेगा नहीं ग्रेटर देन। यानी कि इसने कहा लेस देन, इसने कहा ग्रेटर देन, इसने कहा ग्रेटर देन, इसने कहा लेस देन। तो H1 हमेशा H0 के उलट चलेगा। लेकिन आपको पता है एटलीस्ट में इक्वालिटी आती है, एटमोस्ट में भी इक्वालिटी आती है, लेकिन लेस देन में और ग्रेटर देन में इक्वालिटी नहीं आती। फिर उसने कहा कि नो मीन जीरो, नो मीन जीरो भी आ सकता है, ठीक है। उसने कहा नो डिफरेंस है, यानी कि वो ये कहते जीरो है, जीरो इक्वल है, तो ये कहेगा नॉट जीरो। तो जब नॉट जीरो कहेगा तो इट्स मीन ये H0 की बात आ रही है, और नॉट जीरो कहेगा इट्स मीन H1 की बात आ रही है, जीरो मीन H0 की बात है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है आपको इजीली आइडेंटिफाई करने का कि इसमें H0 क्या है, H1 क्या है। अभी बेशक आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही होगी, सर मतलब इसे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जब एक क्वेश्चन कर लेंगे ना ये रूल को सामने रखते हुए, और सर लो जी तो बड़ा आसान है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपको ये बता रहा हूँ, ये वही टेबल है, ये टेबल कोई नया नहीं है, ये वही टेबल है जो आपको एस्टिमेशन में नजर आया था। ये एस्टिमेशन वाली टेबल है। ये जी अल्फा मीन वन टेल, और वन टेल आपको पता है लेस देन भी हो सकती है ऐसे करके, और ये ग्रेटर देन है, और ये लेस देन की हो सकती है। और टू टेल का मतलब क्या है,
2 टेलर, ये वैल्यू वही है, ये टेबल वही है जो हमने एस्टिमेशन में देखा था। और आगे सारी, ये पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, और ये टेस्ट वही वाले, ये एस्टिमेशन वाले सारे टेस्ट हैं, इंशाल्लाह ये भी समझा दूंगा। बस आपका काम क्या है, आज आपने देखें ये 2 वैल्यू, ये वाला 2 टेल आपने एस्टिमेशन में याद किया हुआ है, ये वाला टेबल। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये 1 टेबल वाली भी वैल्यू याद कर लें। ये वैल्यू जो मिसिंग है इंशाल्लाह मैं आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का काम क्या है, बस आपने ये वाला सारा समझना है, जो लिखा हुआ मैंने राइटिंग, ये समझना है। उसके बाद इसको एक बार देख लेना है, ठीक है, और इसको देख लेना। लेकिन सबसे ज़रूरी जो आपने फोकस करना है ना, सबसे, ये जो पढ़ाया ना मैंने, ये इसके ऊपर फोकस करना है आपने। ये जो चीज़ लिखी है इसको फिलहाल भूल जाए, ये आसान से जब क्वेश्चन करूँगा तब इसको रिलेट करूँगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक इतना ही है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा और इस वाले पेज को जितना हो सके अच्छे तरीके से याद कर लेगा। ये पेज जितना जिसको अच्छा हो गया ना, उसका मतलब उसकी हाइपोथेसिस मेरी तरफ से कंप्लीट है, आगे कुछ भी नहीं रह जाता। आगे बस ये रह जाता 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, बस ये रह जाता आगे, जिसको ये सफ़ा आ गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।